ताजा जो शिक्षक भर्ती का मामला था उसमें पिछड़ों के जो आरक्षण की बात है वो एक मुद्दा है। हालांकि अभी भी जो भर्तियां जो थी अभी तक नहीं मिल पाई, जो पिछड़ों को जहां पर होनी थी भर्तियां नहीं हो पाई हैं। आपने स्वयं वो उदाहरण दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण आया उसमें हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कई महीनों तक आंदोलन करते रहे और हमने इस विषय को शीर्ष स्तर तक उठाया और निरंतर उठाया, क्योंकि इसमें आरक्षण संबंधी विसंगतियां हुई थी और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस विषय को संज्ञान में हम लाए और इसमें समय भी लगा। मैं ये भी कहती हूँ कि इसमें समय भी लगा, लेकिन अंततः उसमें एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट की गई। मैं कहूँगी कि चरण हमने पार किया, लेकिन अभी नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है, उसके लिए भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये ऐसा मसला था जिसको अपना दल ने उठाया भी और उसका समाधान भी हमारे गठबंधन में किया गया है। तो ये एक तरीके से जो पिछड़ा वर्ग जो ये अभी क्यों लगता है, मतलब ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार, क्योंकि अब एक तरीके से जो इलेक्शंस हैं, मतलब 1 महीने बाद इलेक्शंस हैं, जो विपक्ष के दल हैं वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि इसी तरीके की भर्तियां नहीं हो पाई और भर्तियां न हो पाने से फिर अभी भी वो लगातार उन वोटर्स को, लगातार उन बच्चों को कहते हैं जो शिक्षक भर्ती में जा रहे थे कि आप देखिए उस सरकार ने आपका कुछ नहीं कर पाए, हम आएंगे तो हम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए डेंट। देखिए, ऐसा है कि 2012 से 2017 का भी जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो भी हमारे लोगों ने देखा है। उस वक्त उनके साथ कितना इंसाफ हुआ वो भी लोगों ने देखा है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ नीट एग्जामिनेशन का। ये मैं इसकी कई बार चर्चा कर चुकी हूँ। नीट एग्जामिनेशन में MBBS और PG के एडमिशन्स में अखिल भारतीय कोटा में पिछड़ों के आरक्षण, OBC आरक्षण कभी लागू नहीं था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लागू करने की बात कही थी, लेकिन OBC आरक्षण तब भी लागू नहीं किया गया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी, UPA की सरकार थी। और ये बहुत सारे दल जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों का सवाल उठा रहे हैं, आप उस वक्त उस सरकार को सहयोग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। क्या आपको पिछड़ों की चिंता थी? क्या आपने OBC रिजर्वेशन उस ऑल इंडिया कोटा में लागू कराने के लिए आवाज उठाई? आप चाहते तो ये हो सकता था, क्योंकि वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो सरकार तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, आपके सपोर्ट पर टिकी हुई थी। क्या तब ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण था? आपको पिछड़ों की चिंता थी, नियति में खोट दिखता है। आपको पिछड़ों की चिंता नहीं थी, इसलिए आपने इस विषय पर चिंता नहीं की, आपने इसकी मांग भी नहीं की। इसका समाधान तो आज हुआ ना, अपना दल ने इस विषय को उठाया, मोदी जी की सरकार ने उसका समाधान किया। तो आपको कुछ ऐसे वाजिब प्रश्न है जिनका जवाब देने पड़ेंगे। जब आप पिछड़ों की इतनी बात करते हैं तो आपको इसका भी जवाब देना चाहिए। इसका जवाब क्यों नहीं देते? तो आपकी नियत और नियति की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो आप पिछड़ा वर्ग के ऊपर छोड़ दीजिए, वो स्वयं तय कर लेगा, क्योंकि सब समझदार हैं, सब जागरूक हैं और सबको समझ में आता है कि कौन लिप सर्विस पे करता है, कौन वाकई में मसलों पर लड़ता है। मेरी पार्टी ईमानदारी से खड़ी रहती है। ऐसा कोई विषय नहीं है पिछड़ों के हक से जुड़ा हुआ जो हमने कभी उठाया नहीं। हमारी पार्टी निरंतर इस विषय को उठा रही है कि आज राज्यों की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे SC/ST OBC के अभ्यर्थी हैं, उनका जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग से ज्यादा आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, इस पर सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। एक दिन में समाधान नहीं हो सकता, ये लंबी प्रक्रिया है। अनुप्रिया जी, कोई बात सरकार से, क्योंकि आप तो अपनी बेबाकी से बातों को रखने के लिए भी जानी जाती है और आप जो मजबूत स्तंभ है, मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर कोई गठबंधन का साथी बहुत मजबूती से अपनी बात कह सकता है तो वो अपना दल है। तो आपकी कोई बात इस दिशा में? बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में हमें एक बात हमेशा समझनी चाहिए, आपकी असली ताकत आपका संख्या बल होता है। आज बीजेपी के कितने MPs हैं, कितने MLAs हैं और अपना दल के कितने MPs हैं, कितने MLAs हैं। हमारी राजनीतिक ताकत संख्या बल की दृष्टि से सीमित है। हमारा रिप्रेजेंटेशन अभी उतना बड़ा नहीं है राज्य की विधानसभा या देश की लोकसभा में जितना भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों का है, लेकिन फिर भी हर मसले को हम मजबूती से उठाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैंने एक बार कोई मसला उठा दिया तो तुरंत उस पर एक्शन हो जाएगा, ये बात मैंने कभी नहीं कही। लेकिन आप हमारी परसिस्टेंस देखिए, निरंतरता देखिए कि हम उन मसलों के लिए लगे रहते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में हमारा संख्या बल बढ़ेगा तो हमारा हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। आपने एक कंपैरिजन किया कि बीजेपी के पास संख्या बल भी ज्यादा है और चूंकि आपकी पार्टी के अपने लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन पिछली बार की अगर इलेक्शन की बात करें, आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क था। मतलब कोई राजनीतिक पार्टी ये एक ड्रीम परफॉर्मेंस कह सकती है कि 11 में से 9 सीटें जीत जाना। तो वो 9 सीटें जीत जाने के बाद इस बार के चुनाव में अपना दल की अपनी रणनीति क्या है? और चूंकि आपने अब से पहले जिक्र भी कर दिया कि हर पार्टी का अपना सर्वे भी होता है, तो वो सर्वे आपका क्या कहता है? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो आप लोगों के लिए सेफ है और आपके कार्यकर्ताओं की उम्मीद या उनकी डिमांड्स क्या है?
देखिए, सीटों की संख्या मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको एक बात पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि आप जितनी भी सीटें अपना दल लड़ेगा, आप देखिएगा हमारा स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव से भी बेहतर होगा और हमारे पार्टी की पोजीशन आपको और बेहतरीन नजर आएगी, क्योंकि बहुत ईमानदारी से हमारी पार्टी खड़ी रही है अपने मसलों पर और काम किया है। ये खबरें या रूमर्स ही चल रही हैं कि 15 सीटें इस बार अपना दल को दी जा रही हैं, इससे ज्यादा है? कल तो बहुत जगहों पे 36 भी चली। नहीं, ये कहा कि 36 मांग की गई आपकी ओर से। नहीं, देखिए, मैंने किसी प्रकार का कोई आंकड़ा आज तक मीडिया में कहीं कोट नहीं किया है। ये हमारी एक पार्टी का संस्कार ही समझ लीजिए कि हम बंद कमरे में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के साथ जो भी बातें करते हैं, जब तक वो अंतिम स्वरूप धारण नहीं कर लेती है, हम कभी भी उसको मीडिया में लीक नहीं करते हैं, कहीं उसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं औपचारिक रूप से ही अपनी सीटों की संख्या का ऐलान करूंगी। अपना दल पहले से ज्यादा सीटें लड़ेगा, अपना दल जो भी सीटें लड़ेगा उस पर हमारा स्ट्राइक रेट बेटर होगा। एक बड़ी महिला नेता का चेहरा तो आप एनडीए के लिए हैं, तो अगर बीजेपी आपको उस तौर पर इस्तेमाल करें तो कौन सा रीजन आपने सिलेक्ट कर रखा है कि आप बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते? नहीं, देखिए, अब फिर आप कह रहे हैं लाभ हानि की बात कर रहे हैं बीजेपी के लिए। लाभ हानि के राजनीति चलती अब बिल्कुल नहीं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये म्यूचुअल होता है। बीजेपी के लिए अनुप्रिया पटेल फायदेमंद है तो अनुप्रिया पटेल के लिए भी बीजेपी फायदेमंद है। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों तरफ फायदा होता है, गिव एंड टेक होता है। पॉलिटिक्स में कोई किसी पर एहसान नहीं करता, कोई किसी पर दया भी नहीं करता। हमारा रिश्ता चल रहा है क्योंकि हम दोनों जब साथ आते हैं तो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक और एक 11 बनते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होकर उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितना साथ आकर करते हैं। एक छवि तो ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मैम कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों के विरोधी है। ये जो आपके अपने छिटक कर दूसरे पार्टी में गए, ये उनके आरोप हैं और उसमें आप फहरिस्त बहुत लंबी। नहीं, तो ऐसा है ये कि माइंडसेट, ये परसेप्शन कैसे चेंज कीजिएगा और खास तौर पर जिम्मेदारी आपको होगी है। नहीं, मेरी जिम्मेदारी मेरे गठबंधन की बात करने की है। बीजेपी का परसेप्शन कोई और क्या बनाता है वो बीजेपी ने तय करना है।